नमस्ते। अजीत अंजुम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बहुत ज़रूरी जो पूरे देश में खबर कह लें या एक गतिविधि हुई, उस पर अपनी बात करेंगे। चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक महापर्व माना जाता है और देश के एक-एक नागरिक को कम से कम चुनावों के आसपास तो ये महसूस होता है और महसूस करवाया भी जाता है कि आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं और आप जो वोट देते हैं, उसी से इस मुल्क की सबसे ताकतवर कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये तय होता है। इस लिहाज से कहें तो चुनावों के आसपास नागरिक होने की सक्रियता की अपेक्षा भी की जाती है और इसीलिए हम लोग ये बातचीत करते हैं कि आपके आसपास चुनावों को लेकर के क्या गतिविधियां चल रही हैं, इस पर आपकी नजर है या नहीं, इस पर आप कायदे से देख रहे हैं कि नहीं, जो सत्ताधारी दल है वो कौन सी बातें करके चुनाव में आना चाह रहा है और बाकी जो विपक्ष के खेमे हैं वो कौन सी रणनीति बना रहे हैं। और इस लिहाज से कहें या चुनावों के लिहाज से तो 2024 में आम चुनाव लोकसभा का होने वाला है। 24 में होगा या कब होगा ये तो अभी सामने आने वाला है, लेकिन अगर सब कुछ तयशुदा रहा तो वो चुनाव आने वाले हैं। चुनाव सबसे अहम है और इस बार का चुनाव तो और खास हो गया है क्योंकि इस समय दिल्ली के कुर्सी पर बैठने वाले राजनीतिक दल और उनके नेताओं का दावा है कि वो कहीं से हार नहीं रहे। विपक्षी दलों के ऊपर कई तरह के संकट हैं, इसलिए वो एकजुट हो रहे हैं और इनकी एकजुटता के सामने फिर दूसरी तरफ एकजुटता, इसने पूरे माहौल को दिलचस्प बना दिया है। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर के अपना एक अलायंस बनाया और उसका नाम रखा इंडिया अलायंस। और इंडिया नाम रखने के पीछे एक वजह भी है जो आगे की बातचीत में हम शामिल करेंगे। उस अलायंस के सामने जो सत्ताधारी दल है, जो अब तक इस संकल्पना पर काम कर रहा था कि हमारे पास तो एक नेता है, वो एक नेता सब पर भारी, और वो नेता देश के उच्च सदन में खड़े होकर के भी सीना ठोकते हुए ये बात कहता भी है कि एक अकेला सब पर भारी। लेकिन जैसे ही दूसरे खेमे की तरफ एक साझा अलायंस बनना शुरू होता है, इधर बेचैनी बढ़ जाती है और जो वो एक अकेला ताकतवर नेता है, उसके नेतृत्व में ये कहा जाता है कि जितना इंडिया अलायंस की पार्टियों का गठबंधन है, उससे ज्यादा पार्टियों को शामिल करके हम फिर से उस एनडीए अलायंस की गठबंधन को फिर से पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं, जिसकी बैठक ही पिछली बार कब हुई लोग भूल चुके हैं। यानी इंडिया अलायंस ने नरेंद्र मोदी और एनडीए अलायंस को बेचैन कर दिया है और इस बेचैनी की कुछ ठोस वजहें हैं। और आज का दिन ऐसा कि इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक जो बिहार और बेंगलोर के बाद तीसरी बैठक जो मुंबई में हो रही है, उसका अभी अभी समापन हुआ है। उसकी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो एनडीए को बेचैनी और बढ़ाने वाली होंगी और इनके निर्णय उनके सबसे बड़े नेता को और परेशानी में डालने वाले हो सकते हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। अब बातचीत की शुरुआत इस तरह से करें कि थोड़ा पृष्ठभूमि देख लें। इंडिया अलायंस जब बना तो इस देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे एक बड़े ताकतवर नेता, खुद को स्वयंभू ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी ने उसे कहा कि ये इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं और हिंदी पढ़ाता हूं। मैंने तमाम डिक्शनरी पलट कर देखी कि हो सकता है ये शब्द छूट गया हो, मगर हिंदी के शब्दकोश में घमंडिया नाम का कोई शब्द नहीं मिला। लेकिन चूंकि स्लोगन का दौर है, कोई बात निकलती है तो चल जाती है, वो दौर वो बात चल गई। लेकिन इंडिया गठबंधन ने ये जो आरोप लगा, इसको साबित करने के लिए अपने साझापन को आगे रखा। दूसरा आरोप लगा कि ये तो भाई भ्रष्टाचारियों का अलायंस है, परिवारवादियों का अलायंस है। और एक शेर बड़ा मौजूद है ना कि इतना टूटा हूं कि छूते ही बिखर जाऊंगा। सत्ता पक्ष के तरफ से ये बयान आया, ये एकजुट नहीं हो पाएंगे, ये आपस में लड़ जाएंगे, इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, ये सारे नेताओं के हित अलग अलग हैं। देखो इन्होंने पिछली बार कितना खराब बोला था अपने साथी नेता के लिए। और इसके इस रणनीति के तहत सत्ताधारी दल और उनका गठबंधन ये देख रहा था कि क्या इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। मगर बिहार की पहली बैठक से जो एक रवायत शुरू हुई, एक गोल मेज का सम्मेलन, बैठक गोल मेज की होगी, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को कोई बड़ी कुर्सी और किसी को छोटी कुर्सी नहीं मिलेगी।
एक साझापन होगा। बेंगलोर में वो साझापन और आगे बढ़ा और मुंबई में आज जो हुआ है, उसने इस साझापन के टूल को अपनाया है। मिसाल के तौर पर आज जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ, उन्होंने अपना एक प्रपत्र जारी किया है। मैं इस प्रपत्र को सबसे पहले आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इसका शीर्षक है आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने को लेकर इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के दलों का प्रस्ताव 1 सितंबर 2023। और पहला पदबंध गौर करिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कुछ याद आया? जी हां, भारत का संविधान और उसकी प्रस्तावना का पहला पदबंध। और 1 सितंबर 2023 का इंडिया गठबंधन का ये मजमून देखिए कि हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का निर्णय लेते हैं, संकल्प लेते हैं। यानी इंडिया गठबंधन ने एक ऐसी चाल चली है और उस चाल का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बानगी भी देखने को मिली। अब गौर करेंगे तो देखेंगे कि जब पहली बार सबका स्वागत करते हुए संचालन कर रहे संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को बुलाया, मैं दो तीन चीजों पर आपका आपका तवज्जो चाहूंगा, वो बहुत जरूरी है इस देश के नागरिक को आज इन बातों पर गौर करना। उद्धव ठाकरे अपना पहला वाक्य मराठी में बोलते हैं और सबका स्वागत करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम परिवारवादी हैं, हम पूरे मुल्क को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए जी हां, इस देश से प्यार करने वाला हर व्यक्ति आज इंडिया गठबंधन के साथ है। तो मराठी से शुरू करके एक साझेपन का बयान, फिर उसके कुछ देर बाद आप गौर करेंगे कि वहां मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपने कर्नाटक वाले टच के साथ उस साझापन और कुछ ऐसे मुद्दे जिससे एनडीए गठबंधन बेचैनी में होगा उसका बयान देते हैं। लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार अपने बिहारी टोन और मिजाज के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ और दूसरे नेता और स्टालिन तमिलनाडु के वो अपने तमिल के साथ बयान देते हैं कि हम क्यों एकजुट हुए हैं और हमारे मुद्दे क्या हैं। और उन सब का अगर निचोड़ राहुल गांधी का बयान हो या शरद पवार तक का अंतिम भाषण, इन सब का निचोड़ अगर देखें तो वो निचोड़ ये है कि हम क्लेम करते हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं, हम भारतीय हैं और हम इस राष्ट्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। और वो इस बयान में दिखता है। और इस पर्चे के आखिरी लाइन में जब वो लिखते हैं कि हम इंडिया के सभी दल विभिन्न भाषाओं में जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का थीम के साथ अपने संचार और मीडिया रणनीतियों और अभियानों के समन्वय का संकल्प लेते हैं। और यहां वो इंडिया गठबंधन के पास एक ऐसा टूल है जो एनडीए और उसके बड़े नेता नरेंद्र मोदी की बेचैनी बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। वो यही टूल है जो इस पत्र के आखिरी मजमून में है कि सभी भाषाओं में सभी ख्यालों के लोगों के साथ बस शर्त एक है मिलने की कि उसके जहन में इस देश का संविधान होना चाहिए, इस मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। अब आप कल्पना करिए कि इस गठबंधन की बैठक का जो साझापन था, तमाम गतिरोधों को भुला करके, चाहे वो जब नीतीश कुमार बोल रहे थे कि हम तो इसी कोशिश में लगे थे, उन्होंने एक रणनीति अपनाई। और वो रणनीति क्या है? कोई संयोजक या कोई अध्यक्ष इंडिया गठबंधन की तरफ से घोषित नहीं किया गया। और ये रणनीति कितनी शानदार है, इसको इस तरह से समझिए कि एक साझापन के तहत कमेटियां बनाई गई। कमेटियां कैसी? पहली सबसे महत्वपूर्ण कमेटी कोऑर्डिनेशन के नाम पर बनाई गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया। केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में 13 लोगों की सूची है। एनसीपी की शरद पवार हो या डीएमके के स्टालिन, संजय राउत हो या तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी हो या राघव चड्ढा, जावेद अली खान हो या ललन सिंह, हेमंत सोरेन हो या डी राजा, उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, इन सारे लोगों का आप एक नामों की श्रृंखला जब आप देखेंगे तो आपके सामने पूरे भारत की एक तस्वीर बन रही होगी, दक्षिण से लेकर उत्तर और पश्चिम से लेकर के पूरब। और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि साझापन दिख रहा है, कोई एक नेतृत्व नहीं। और विज्ञान और तकनीक में, समाजशास्त्र में एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कोई एक व्यक्ति निर्णय ले, इससे ज्यादा गुंजाइश हमेशा इस बात की होती है कि एक समूह निर्णय ले। और जब भी समूह निर्णय लेगा तो उस निर्णय के बहुत रोचक और दिलचस्प होने की बात होगी।
याद रखिएगा, ये भारतीय राजनीति में तब एक समूह सामने आ रहा है जब दूसरी तरफ एक अकेला सब पर भारी होने का दावा किया जा रहा है। 38 पार्टियों का गठबंधन तो किया गया, ये डर नहीं है तो और क्या हुआ। जिस एनडीए की बैठक पिछली बार कब हुई ये याद ना हो, उस एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल, जिनमें से 24 के पास अपना कोई सांसद नहीं, लेकिन संख्या में भी हमें दिखाना है सबसे बड़ा। लेकिन जो माला पहनाई गई थी वो एक अकेले पर पहनाई गई थी, जिनके चेहरे पर आज उनके लोग प्रधान से प्रधानमंत्री दोनों बनाने की बात करते हैं। उस जगह पर विधायक और सांसद का होना, उसके उसके व्यक्तिगत छवि कैसी है, वो नेता कैसे हैं, उनका मुद्दा क्या है, ये सब गौड़ हो गया है। एक नेता सब पर भारी है। और एनडीए की इस पॉलिटिकल टूल के सामने इंडिया गठबंधन ने जो साझापन से अपना ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, इसने एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है एनडीए गठबंधन के सामने। एक अकेला कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गलतियां तो उससे भी इतनी हुई हैं कि अगर सारे लोग मिलकर के उसको राजनीतिक रूप से घेरने का काम करेंगे तो जवाब देना तो मुश्किल होगा। तो जो भारत की कल्पना है वो केवल पॉलिटिकल पार्टियों के मिलने के रूप में न तब्दील हो जाए, और जो उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, जैसे दैनिक जागरण का अखबार आप गौर किए होंगे तो देखे होंगे, इंडिया शब्द एक साथ वो नहीं बोलते, I.N.D.I.A, ताकि ये ना लगे कि ये जो पार्टियों के गठबंधन वाला इंडिया है वो हमारा इंडिया देश ना हो जाए। तो जैसे आका चाहते हैं वैसे उनके मीडिया वाले लोग कर रहे हैं। तो बहुत तरह की कोशिशें की जा रही है। फिर भी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में एक जो सबसे दिलचस्प बात ये हुई है ना, उस साझापन ने भारतीयता की विविधता, जो आइडिया ऑफ इंडिया हम कहते हैं, जिसमें विविधता को सेलिब्रेट करना, सबको बराबर की जगह देना, हर भाषा के, हर तहजीब के, हर क्षेत्र के सबको मिलाकर जो भारत बना है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए इन्होंने साझेपन को एक नारे के रूप में तब्दील करते हुए आज एक स्लोगन रेज किया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और ये बहुत दिलचस्प है, यानी भारत जोड़ने की जो बात की जा रही है, इसका मतलब एक विमर्श तो बार बार आएगा कि कोई भारत को तोड़ रहा है। और जैसे ही जोड़ने के सामने तोड़ने का विमर्श अगर सेट हो गया 2024 के चुनाव के पहले, तो होगा ये कि ये तोड़ने वाली जो दिशा सूचक यंत्र की सुई बार बार उसी एक अकेला सब पर भारी की तरफ जाएगी। और उनसे पूछा जाएगा कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लैंगिक नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर ये जो तोड़ा जा रहा है, इंडिया गठबंधन से जोड़ने की बात कर रहा है। यहां भी इंडिया गठबंधन एनडीए और उसके नेता को परेशान और बेचैन और बैकफुट पर करने के लिए अपनी रणनीति बनाता है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और इसका विरोध कर पाने के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। बहरहाल, साझापन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ उन्होंने वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडिया और कैंपेन कमेटी भी लॉन्च की है, जो उसकी सूची बनाई है। गुरदीप सिंह सप्पल के नेतृत्व में कैंपेन कमेटी है, तो वहीं जयराम रमेश के नेतृत्व में उन्होंने जो पूरा मीडिया का अपना एक तंत्र बनाने की कोशिश की है, वो यहां पर काम कर रहा है। इन सारी बातों का असर एक विश्लेषण में जरूर दिखना चाहिए, और वो विश्लेषण इस बात का है कि इस एकजुटता ने एक साझापन, चाहे वो भाषिक साझापन हो, चाहे वो मुद्दों का साझापन हो, चाहे वो भारतीयता की संकल्पना को एड्रेस करना हो, उसने दूसरे खेमे में ठीक ठाक बेचैनी पैदा कर दी। मैंने अभी अपनी टिप्पणी में एक बात कही, फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर एक तरफ साझा नेतृत्व मंच पर खड़ा होगा, जो तीसरी घोषणा इनकी है कि हम सितंबर के तीसरे हफ्ते से पूरे देश में साझा रैलियां शुरू करेंगे, हम पीछे काम करते हुए सीट बंटवारे के अपने सवाल को समझा लेंगे, सुलझा लेंगे, और साझा रैलियां देश भर में करना शुरू कर देंगे। आप एक कल्पना करें, एक विजुअलाइजेशन आपके जहन में होना चाहिए। आप नागरिक है ना, आपको वोट देना है, और ये सारा जो समीकरण बन रहा है ये आपके वोट के लिए बन रहा है। तो नागरिक होने के नाते, वोट देने वाले सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के नाते, जरा एक बार दोनों परिदृश्य को सोचिए। एक तरफ एक चेहरा होगा
जिसे पिछले 9 साल से इस देश के लोग मन की बात में उसके मन की बात सुनते चले आए हैं। किसी भी मंत्रालय का काम हो, कोई भी नया काम हो, कोई भी हरी झंडी दिखानी हो, वही एक चेहरा सामने रहा। किसी भी विभाग का काम हो, उसकी सबसे महत्वपूर्ण घोषणा करने वही चेहरा सामने आया। 2 बार उस चेहरे ने अपने चेहरे के नाम पर, अपनी भाषा के, अपने ख्वाब या जिसे जुमला कहते हैं आज की पॉलिटिक्स में, उसके नाम पर वोट लिया और उसका एक मंच सजा हुआ है जहां वो चेहरा केंद्र में है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का एक साझा मंच सजा हुआ है जिसमें कोई जम्मू कश्मीर का नेता बैठा हुआ है तो कोई तमिलनाडु वाला बगल में बैठा है। एक तरफ बंगाल वाले की कुर्सी लगी है तो दूसरी तरफ पंजाब वाले की, और यूपी बिहार वालों के बीच में महाराष्ट्र वाले की कुर्सी लगी हुई है। उसके बीच से फिर स्लोगन रेज होगा, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। ये जो साझापन है, ये एनडीए गठबंधन और उनके नेताओं के जो एक अकेला सब पर भारी, मैं बार बार इसे दोहरा इसलिए रहा हूं क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल टूल हैं जिस पर वो बार बार आपसे सवाल पूछते हैं कि बताइए इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, क्योंकि हमारे पास चेहरा है। जबकि ये विमर्श कभी भी किसी राज्य के चुनाव में नहीं आया क्योंकि उन्होंने किसी राज्य में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा ये बताकर कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, और बाद में जिसे समझ में आया उसे उन्होंने बिठा दिया। लेकिन जहां वो मजबूत है वहां वो उस नैरेटिव को अपने खेमे में लाने के लिए बार बार ये विमर्श पूछते रहे कि बताइए आपका चेहरा कौन। तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा हमारे पास मल्टीपल फेसेस हैं और मल्टीपल इश्यूज हैं, और हम मंच भी लगाएंगे तो साझा लगाएंगे, साझा भाषाएं होंगी। मैं तो कल्पना करता हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में स्टालिन जब तमिल बोल रहे होंगे तो वो आइडिया ऑफ इंडिया का एक चैप्टर होगा। ममता बनर्जी कुछ बातें बंगला के मुहावरों के साथ बोल रही होंगी, मराठी की कुछ तर्जुमे के साथ उद्धव ठाकरे या शरद पवार बोल रहे होंगे, भगवंत मान अपनी पंजाबी के साथ बोल रहे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कर्नाटक वाले टच के साथ बोल रहे होंगे, लालू यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक अपने अपनी शैली में बोल रहे होंगे। तो इस साझापन के मंच के सामने एनडीए गठबंधन जरूर एक रास्ता, एक व्यक्ति, एक भाषा के इस अपनी छवि के सामने चुनौती तो महसूस करेगा। और ये सारी चुनौतियां आगे आने वाले दिनों में, और जो चुनौती सामने दिख रही है उनका डर, उनकी रणनीति। आप सोचिए ना, कब जब आप किसी को अपने लिए चुनौती नहीं मानते तो उसे इग्नोर कर देते हैं कि इसकी बातों की हमारे ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि इसकी बातों की कोई हमारे लिए अहमियत नहीं। लेकिन जिस दिन से गठबंधन बना, कभी घमंडिया, कभी परिवारवादी, कभी भ्रष्टाचारी, मामला यहीं रुका नहीं। ये डर का पहला अध्याय था एनडीए खेमे और नरेंद्र मोदी की जबान से जो छूट रहा था। उसके अगले अध्याय में 2 बैठक के बाद 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम होना, एनडीए इंडिया गठबंधन वालों ने तो इसमें चुटकुला और चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि अभी तो 2 बैठक हुई और 200 रुपया आपने घटा दिया, हमारी और रैलियां होंगी तो आप क्या करेंगे। ये डर नहीं तो और क्या है। ये जो सिलेंडर का दाम घटा, चुनाव अभी तो काफी दूर है, मानते हैं कि चुनाव के पहले आप ये करते, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं उस साझेपन के इंडिया गठबंधन की एक रणनीति तो काम कर रही है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय देश में होने जा रहा है, पिछले लंबे अरसे से, शायद पुराने लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, हमारी पीढ़ी के लोगों को शायद याद भी ना हो, संसद सत्र का विशेष आयोजन कब किया गया था। इतने ताकतवर वो हैं, लेकिन अभी बिना किसी से बैठक किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए उन्होंने आपातकालीन संसद सत्र बुलाए हैं। और उड़ती हुई खबरें तो ये आ रही हैं कि एक देश एक चुनाव और तमाम और बिल भी सामने आने वाला है। उस पर टिप्पणी तो तब करेंगे जब बातें सामने आ जाएंगी, देखा जाएगा कि संसद में क्या हो रहा है। मगर आप नागरिक हैं ना, आप भी तो राय बनाते हैं, और आप हर खेमे को देखिए और जरा विचार करिए, डर किधर ज्यादा लग रहा है। क्या इंडिया गठबंधन के साझेपन का विकल्प एनडीए के पास है? क्या इंडिया गठबंधन के पास जो भारतीयता की विविधता है, चाहे वो भाषा के स्तर पर हो, चाहे वो क्षेत्र के स्तर पर हो, जाति के स्तर पर हो या धर्म के स्तर पर, उस विविधता के गुलदस्ते ने क्या एनडीए की एक रास्ता, एक रंग, एक नेता को बेचैन नहीं किया है? बेचैनी दिख रही है सामने, और ये बेचैनी आगामी 2024 के चुनाव में अपना खासा रंग दिखाने में शायद ठीक ठाक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
कुछ लोग जो इंतजार करते थे ना, मिर्जा गालिब का एक शेर है कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है मेरा तेरे आगे। अब पीछे कौन बिखर रहा था, कौन भ्रष्टाचारी था, बिखर जाएंगे, एकजुट नहीं हो पाएंगे, सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। तीसरी गठबंधन की बैठक भी कामयाबी से पूरी हो चुकी है और ये कामयाबी दूसरी तरफ ठीक ठाक बेचैनी उनके पीछे वाले हाल में पैदा कर चुकी है। देखते हैं, और एक नागरिक के तौर पर आपको भी ये देखना होगा और ये देखना दिलचस्प है कि ये दोनों खेमे भारतीय राजनीति को आगामी चुनाव के लिहाज से किस दिशा में ले जाएंगे। नजर बनाए रखिए, क्योंकि आप वोटर हैं और असली और अंतिम आप ही कड़ी हैं भारतीय लोकतंत्र की। फिर मिलेंगे किसी और घटना के विश्लेषण के साथ। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी टिप्पणी और अपने सुझाव भी बताइएगा, और अच्छी लगी तो इसे शेयर करिए, आगे बढ़ाइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।